ओम ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्यारे साथियों और सज्जनों, आज आपके साथ में आज तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व भी है, दीपावली पर्व। मैं अपने परिवार की तरफ से, विश्व सेवा संघ की तरफ से आप सभी देशवासियों और मित्रों और सज्जनों को दीपावली पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, स्वस्थ समृद्धिशाली हो, आपकी हर एक इच्छा जो समाज हित के लिए हो वो पूर्ण हो। आज आपके साथ में हम जो बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, वो आप और आपके लिए आसपास जो व्यवहारिक जीवन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके साथ में खासकर एक महत्वपूर्ण पर्व दीपावली पर्व भी चल रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं, लेकिन हमें इस पर्व को लेकर बहुत सी सारी ऐसी बातें हैं जो जानने की हम सबकी जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो समाज है पश्चिमी संस्कृति की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, जिस वजह से अपनी संस्कृति को भारत भूलता हुआ जा रहा है। भारत की संस्कृति एक ऐसी विरासत है, एक ऐसा हैप्पी दिवाली मनोज भैया कैसे हैं? मेरे प्यारे साथियों, मैं जो बात कर रहा हूं कि ये ऐसा चीज है कि हमें अपने भारत की संस्कृति को इस हर एक त्योहार के रूप में जाना जाता है। यानी हमारी संस्कृति कैसी है, जो त्योहार है आते हैं हर वर्ष हर दिन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको हम लोग को जानने की जरूरत है। दीपावली पर्व के 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन लोग खूब सामग्री खरीदते हैं, लेकिन मूल कारण जो अभी लोग अनभिज्ञ हैं। धनतेरस मनाने का जो मुख्य कारण है, धनतेरस मनाया जाता है वो भगवान धन्वंतरी, यानी कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें धन्वंतरी का जन्म अवतरण हुआ, और उसमें आयुर्वेद का जो पूरा मूल रस है वो धन्वंतरी को ही माना जाता है कि उनके द्वारा ही आयुर्वेद इस मानव जात के लिए इस पृथ्वी पर आया। धन्वंतरी भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, ये कहा जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार। लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी देखा जाए तो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर आयुर्वेद आज खरा खरा सोना है, उसमें किंतु परंतु बट लेकिन नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद से बहुत से सारे चिकित्सा थेरेपियां हमारे इस मानव जात में खड़ी हो चुकी हैं। तो धनतेरस यानी दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस पर्व मनाया जाता है, और उसी दिन भगवान धन्वंतरी का अवतरण और उनका पूजा पाठ किया जाता है। और आयुर्वेद का जो अवतरण हुआ और आयुर्वेद हम लोग के बीच में आया, तो उसी दिन कहा जाता है कि उसका प्रादुर्भाव आयुर्वेद का भी हुआ। इन्हीं धन्वंतरी के कारण वो अनेक ऐसे औषधियों का खोज किए जो मानव जात के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। लगभग में 1 लाख से ज्यादा श्लोक आयुर्वेद में है। 1 लाख से ज्यादा श्लोक आयुर्वेद में है, और 1 सहस्त्र लगभग में अध्याय है। तो 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में, और साथ में यही होता है कि इनका एक प्रिय वस्तु था धातु, पीतल करके है इनको बहुत ज्यादा, इसलिए उस दिन जो है पीतल के बर्तन वगैरह खरीदते हैं। तो 2 दिन पहले यही मनाया जाता है। इसके बाद में अन्य जो पर्व है, जैसे नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, फिर अमावस्या के दिन माँ भगवती लक्ष्मी की पूजा पाठ किया जाता है, फिर ऐसे भैया दूज मनाया जाता है। तो इस तरह के धर्म शास्त्र के अनुसार हमारी संस्कृति आज भी हम लोगों के बीच में है। हम सबको यह भी बहुत ज्यादा जरूरत जानने की है कि हमारे जो संस्कृति, हमारे चारों तरफ कौन कौन से ऐसी चीज है
जो पश्चिमी संस्कृति ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और धीरे धीरे बड़ी ही चतुराई से उस सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। मानव जात और खासकर भारतीय समाज को लेकर 3 सुरक्षा चक्र की बात किया जाता है कि हमारे जो स्वस्थ होने का, जो समृद्धशाली होने का जो मूल मंत्र है, वो 3 सुरक्षा चक्र भारतीय समाज में है। पहला सुरक्षा चक्र गाय। हर घर में आज से 30-35 साल पहले की तरफ अगर आप चल के देखेंगे, चर्चाओं में आपको आता होगा कि हर घर में गाय हुआ करती थी। घर के दरवाजे पर एक घारी होता था जिसमें गौ माता का वास होता था और एक गाय हर घर में पालन किया जाता था। और यह भी कहा जाता था कि उस जमाने में जो समृद्धि की कल्पना किया जाता था, जिसके पास जितनी गाय वो उतना समृद्धशाली माना जाता था। धीरे धीरे देश आजाद, लगभग आजादी के बाद और आजादी से पहले कुछ अपने देश में ऐसे तत्व आए, कहा जाता है जैसे अंग्रेज के रूप में दानव एक राक्षस आए। इन्होंने बड़ी चतुराई से भारत वालों के साथ मिलकर गाय को धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया। और आज दुर्भाग्य है कि इस देश में गाय ढूंढने पर नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो सड़क पे जाके मिलती है, किसी घर में नहीं मिलती है। और पहले जो है हर घर के दरवाजे पर गाय सुरक्षा, क्योंकि गाय के बछड़े से खेती हुआ करता था, उसके गोबर से खाद बनाया जाता था और उसके दूध और दही से मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता था। तो यानी एक गाय के अंदर वो सारी चीज, वो गुण संपन्न था, जिस वजह से उस परिवार का, जिस घर में गाय होती थी, जिस घर में गाय है, उस घर का परिवार, हर एक परिवार का सदस्य स्वस्थ है और समृद्धशाली है। दूसरा, हमारे मानव समाज में जो सुरक्षा चक्र है, तुलसी। घर के आंगन में तुलसी का पौधा हुआ करता था। इस वजह से तुलसी अमावस्या के कुछ दिन पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाया जाता है और उनसे भी विनती किया जाता है कि तुलसी अपने आप में एक चिकित्सा पद्धति है, एक चिकित्सा शास्त्र है। एक कहा जाए तो तुलसी के अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। आज तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां तुलसी पर ही काम करती हैं और तुलसी पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे गाय पे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग अपना प्रोडक्ट बनाते, बेचते हैं। लेकिन हम मानवजात, हम भारतवासी इसकी अहमियत को समझ नहीं पाते हैं, केवल बातों तक सीमित रखते हैं, सोशल मीडिया तक सीमित रखते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में उसे स्थान नहीं देते हैं, यानी गाय का स्थान और तुलसी का स्थान। तो दूसरा सुरक्षा चक्र तुलसी, जो आज के युग में तुलसी घर में ढूंढने पर नहीं मिलता है। विरले कहीं 10 घर में चले जाइए, 100 घर में चले जाइए तो कहीं एक घर में मिलेगा, नहीं तो पहले तो हर घर में तुलसी और गाय। हमारे समाज में एक और सुरक्षा चक्र की बात किया जाता है, वो है रसोई घर। इन्हें रसोई घर में वो सारी सामग्री हुआ करता था कि अगर कोई घर का सदस्य बीमार हो जाए तो उसका पूरा दवा उस रसोई घर से हो जाता था। रसोई घर यानी रसों का घर, जिसमें लगभग 48 प्रकार की औषधियां उसमें होते हैं, जिन्हें मसाला आज के नाम दिया जाता है। आज के युग में मसाला का नाम दिया जाता है, लेकिन वो रस है, वो औषधि है। और उन औषधियों का बहुत सूक्ष्म तरीके से मनुष्य अपने रसोई घर के माध्यम से धीरे धीरे अपने जीवन में उतारता है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि रसोई घर का पूरा ढांचा बदलकर एक किचन का रूप धारण कर लिया। तुलसी घर से चली गई और गाय धीरे धीरे करके नष्ट। यानी 3 सुरक्षा चक्रों को अंग्रेजों ने, जो हमारे देश में लगभग 200 सालों तक जो राज किए, इन 200 सालों में भारत के 3 सुरक्षा चक्रों को अध्ययन करके बाकायदे से कानून और आपस में लड़ा बझाकर तीनों सुरक्षा चक्र को आज विखंडन कर दिए, तोड़ दिए। अब हमें इस समाज में ये देखना होगा कि हमारी जो संस्कृति में जो गाय है,
भगवान श्री राम का नाम लोग लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज के उनको कहा जाता है कि रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, उनकी खुशी में दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। ऐसे बहुत से सारी घटनाएं हैं, लेकिन गाय, भगवान श्री राम के जीवन में गाय का एक अलग महत्व था और गाय पे लेकर उन्होंने बहुत सारा काम किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी का भी नाम आता है और उन्होंने गाय के, उनका पूरा बचपन ही गायों के बीच में व्यतीत हुआ। बहुत से सारे ऐसे क्रांतिकारी हुए जो गाय के ऊपर काम किए, बहुत से सारे धर्मगुरु हुए जो गाय के ऊपर काम किए, बहुत से ऐसे समाज सेवी हुए जो गाय के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय 130 करोड़ के आसपास आबादी है, लेकिन न गाय के ऊपर काम कर पा रहे हैं, न उस पर रसोई घर के ऊपर, न किचन के ऊपर। धीरे धीरे हमारे समाज से ये विलीन हो रहा जा रहा है और पश्चिमी संस्कृति हम पर हावी होता जा रहा है, चाहे वो खान पान के रूप में हो, चाहे वेशभूषा के रूप में हो, चाहे बोली भाषा के रूप में हो, चाहे उनका जो है नई संस्कृति हमारे जीवन में आना। ये सब सारे चीज का कहीं ना कहीं हमारा समाज, मानव समाज आज के युग में, खासकर भारतीय समाज को लिया जाए तो अब वो गुलाम की तरफ बढ़ चुका है। आज का जो पॉलिटिक्स है, आज का जो समाज नीति है, आज का जो अर्थनीति है, आज का जो कहा जाता है पूरा प्लान है, वो अब पश्चिमी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, न कि हमारे भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। हम आज इसी विषय पर लेकर जो बात कर रहे हैं कि हमें रसोई घर पर देखना हो कि हमारे, क्या आपके किचन में, आज जिसका आप किचन नाम रखते हैं, क्या उसमें 48 औषधि हैं? क्या आपके घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा है? क्या आपके घर के दरवाजे पर गाय है? अगर ये 3 सुरक्षा चक्र नहीं है तो आपको बीमार होना सुनिश्चित है, क्योंकि आज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको बीमार करने के लिए बाकायदा से सरकार का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ होता है, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का हाथ होता है कि आपको बीमार बनाने की तरफ, एक तरफ बीमार बनाया जाता है, दूसरी तरफ आपको स्वस्थ होने की सलाह और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपको पता है कि रासायनिक खाद सबसे खतरनाक है। तो मैं अब एक एक विषय पे बात करूंगा। सबसे पहले मुझे गाय पर ही बात करना है, क्योंकि पहली सुरक्षा चक्र गाय की है। इसके बाद में तुलसी पे बात करेंगे, फिर हम रसोई घर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले गाय। गाय हमारे जो धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय को अगर कहा जाता है तो गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस है। और विदेशी जो गाय आज के हमारे समाज में आ गई है वो बोस टॉरस है, जो कि एक जंगली जीव के जीन को बदल कर उस गाय को हमारे समाज में लाया गया, जो जर्सी गाय बोलते हैं, जो दूध ज्यादा देती है लेकिन उसे किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। ये उस गाय के दूध में और दही में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर वही भारतीय नस्ल की गाय है तो थोड़ा ही दूध देती है, लेकिन उसकी गाय में जो मनुष्य शरीर के सारे पोषक तत्व होते हैं वो गाय में मिलता है। भारत में 200 से ज्यादा नस्ल की प्रजाति पाए जाते थे, लेकिन इस समय अब कम होते होते 54 से ज्यादा बची हैं। लेकिन इस पर हम सबको काम करना होगा। गाय की आवश्यकता हमारे समाज में 3 तरह से देखा जाता है। एक जो अच्छी दूध देती है, लेकिन उसके संतान कृषि कार्य के लिए अनुपयोगी होते हैं, ठीक प्रकार से काम नहीं करते। भारतीय नस्ल की होती है, दूध बहुत अच्छी देती है, जैसे शाहीवाल के दूध बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बछड़े होते हैं खेती करने लायक उतना ज्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। दूसरी जो टाइप प्रकार हमारे समाज में पाई जाती है गाय भारतीय नस्ल में, कम दूध देने वाली होती हैं, लेकिन औषधि एवं खेती के लिए उसके संतान बहुत उपयोगी होते हैं। उसके जो प्रोडक्ट होता है, जो दूध होता है, घी होता है, मक्खन होता है, ये सब औषधि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। गौमूत्र भी उसके लिए उपयोगी होता है और उसके संतान भी कृषि कार्यों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी करते हैं। वहीं पर तीसरे जो हमारे समाज में पाई जाती हैं, अच्छे दूध देने वाली और संतान खेती करने के उपयोगी में भी होता है। अब मैं कुछ गायों के बता रहा हूँ कि कितना लीटर लगभग दूध देती है। एक है साहीवाल,
जो 10 से 20 लीटर दूध देती है, और यह राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश आदि में पाया जाता है। ऐसे ही रेड सिंधी है जो 6 से 8 लीटर दूध देती है, जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान में पाए जाते हैं अक्सर करके। एक है थारपारकर जो 10 से 16 लीटर दूध है, गिर जंगल राजस्थान, जोधपुर और रेगिस्तान में पाया जाता है। ऐसे गिर गाय है जो 8 से लेकर 10 लीटर दूध देती है, जो गिर जंगल में राजस्थान में पाए जाते हैं। ऐसे कॉकरेज है जो 6 से 8 लीटर दूध देती है, जो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वही मालवी है 4 से 6 लीटर दूध है, जो अहमदाबाद और सिंधी के दक्षिण रतनपुर तक पाई जाती है। ऐसे नागौरी है 6 से 7 लीटर दूध है, जो जोधपुर के आसपास में पाई जाती है। पवार है, ये एक प्रजाति है 4 से 6 लीटर दूध देती है, जो पीलीभीत और पूरनपुर आदि खीरी में पाई जाती है। भगनाड़ी है जो 4 से 5 लीटर दूध देती है, ये नाड़ी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। दज्जल है, दज्जल जो 6 से 7 लीटर दूध देती है, जो पंजाब में पाए जाते हैं। हरियाणवी यानी 8 से 10 लीटर दूध है, जो रोहतक और हिसार गुड़गांव तक पाए जाते हैं। ऐसे राठी है 10 से 20 लीटर दूध देते हैं, जो श्री गंगानगर और बीकानेर में पाया जाता है। ऐसे ही गांव लखन, देवनी आदि नस्ल प्रजातियां पाई जाती हैं कि जो हमारे भारतीय समाज के लिए भारतीय नस्ल की गाय है। अगर ये सब गाय अगर आपके बीच में है तो समझ लो कि हमारे भारतीय नस्ल की गाय है। भारतीय नस्ल की गाय की पहचान होती है, उस पर सींग होता है, ऊबड़ होता है, गलकंबल होता है जो लटकान होता है, और हमेशा जो है ऊबड़ खाप उसका जो शरीर होता है ऐसे ढाक होता है, सीधा नहीं होता है, और वहीं बहुत साफ सुथरे अच्छा स्थान पर बैठती है। वहीं पर अगर जर्सी गाय का तो सीधा होता है, उसमें सूर्यकेत नाड़ी नहीं होती है, सींग नहीं होता है, गलकंबल एकदम सीधा होता है, और उसमें जो है जो थन होता है बहुत। तो इस तरह की पहचान हम भारतीय नस्ल की गाय और विदेशी नस्ल की गाय को पहचान कर सकते। विदेशी नस्ल एकदम सुअर है, सांड है, किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन भारतीय नस्ल की गाय बहुत ज्यादा उपयोगी है। गाय के शरीर में एक कहा जाता है कि यह उत्पन्न एक सोना धातु होता है, उत्पन्न होता है और बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, और गोबर और गौमूत्र दोनों में पाए जाते हैं, और खासकर जो दूध दही के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं। इसलिए दूध एवं गौमूत्र पीने से, अगर हम दूध का और गौमूत्र का पान करते हैं, पीते हैं, तो उसमें सोना धातु भी हमारे शरीर में आ जाता है, और गोबर के माध्यम से खेतों में वह छा जाता है। ऐसे गाय अभी आपको बता दें, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा देख सकते हैं। गाय एक ऐसी प्राणी है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, गाय एक ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। अब आप सोच लीजिए कि गाय इतनी महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन ग्रहण भी करती है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है। बाकी शेष जितने भी जीव हैं सब को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन गाय एक ऐसी जीव है, गाय एक ऐसी प्राणी है जो भारतीय नस्ल की है, वो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, और कहा जाता है 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु पाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा मिट्टी के लिए जावन का काम करते हैं। अगर गाय का गोबर का खेतों में हम प्रयोग करते हैं तो जावन हो जाता है, उसमें जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। वहीं पर रूस में एक प्रयोग किया गया था, 1 तोला यानी 10 ग्राम घी को जलाया गया। भारतीय नस्ल के गायों के घी को शुद्ध वैदिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से तैयार किया गया घी को 1 ग्राम यानी 10 ग्राम घी को यज्ञ में जलाया गया तो 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ। यानी 10 ग्राम घी में 1 टन ऑक्सीजन अगर बनती है तो सोच लीजिए कि अगर आप एक घर में एक दीपक जलाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, तो कितना टन आप जो है ऑक्सीजन अपने आसपास में उत्पन्न करेंगे, और श्वसन की बीमारी तो नहीं होगी। सांस लेने की तकलीफ वाले जो है उनके अगर आसपास उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप उनके बगल में यही जो घी का दीपक जला दीजिए। रुई हो, मिट्टी का दिया हो और घी तैयार के गोबर के कंडे पे बनाया गया घी हो,
अगर आप ये चीज अपने घर में रोजाना जलाते हैं, आसपास जहाँ रहते हैं, ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं पर भी हो, अगर ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस होती है तो आप एक दिया जलाइए, उसमें घी रखिए, शुद्ध भारतीय नस्ल की हो, यही ध्यान में रखना है। तो 1 टन ऑक्सीजन आपको रोजाना मिलेगी है। ऑक्सीजन की कोई कमी की सवाल ही नहीं उठता है। आपको बता दें, इसके अलावा मिट्टी में भी बहुत सारे गौमूत्र में 18 तत्व पाए जाते हैं जो मनुष्य शरीर के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा गोबर में भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में जिन 18 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी, फल, फूल कुछ भी खाते हैं, ठीक वह आपको गाय के गौमूत्र गोबर में भी होते हैं, जो आप नियमित मात्रा से अगर लेते हैं तो आपके शरीर में उन तत्वों की कमी नहीं होगी है। और आपको बताते हैं कि अगर सुबह खाली पेट अगर गौमूत्र आप लेते हैं तो 48 बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी। वात, पित्त, कफ तीनों सम रहेगा। वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष तीनों सम रहेगा और बाकायदा से आपके अंदर कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। वहीं पर कहा जाता है कि अगर बच्चे का जन्म होता है और माँ का दूध नहीं निकलता है तो देसी गाय के दूध ही दिया जाता है, ना कि भैंस का दिया जाता है या जर्सी का दिया जाता है। ये दोनों का नहीं दिया जाता है, बल्कि भारतीय नस्ल की जो बहुत कम दूध देती है उन्हीं के दूध को दिया जाता है, बच्चे को है। और अगर शुरुआत में बच्चे का जन्म हो, माँ के दूध से पहले अगर पंचगव्य का पान कर दिया जाए तो बच्चा बीमार ही नहीं होगा। यानी जो बचपन में पोलियो का सुई इंजेक्शन लगता है, वर्तमान में टिटनेस का सुई लगता है, बहुत सारी इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, अगर बच्चे का जन्म हो जाए और उस समय आप केवल पंचगव्य का अगर आप स्वाद उसे जीभ पर रख दीजिए 5-6 बूंद, तो ये इस तरह के जो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया का सामना कर सकता है वो बच्चा। उसे वैक्सीन की जरूरत नहीं है, पोलियो की जरूरत नहीं है, वो इतना मजबूत सशक्त हो जाएगा। इस पे प्रैक्टिकल किया गया है, केवल बातों से नहीं बताया जा रहा है, पूरा बाकायदे से प्रैक्टिकल हुआ है, तब ये चीज बताया जा रहा है। और आपको बताते हैं कि एक गाय जो है अपने पूरे जीवन काल में 4,10,440 मनुष्यों के लिए एक दिन का भोजन बनाती है। यानी एक समय का भोजन ये अपने पूरे जीवन काल में ये 4,10,440 लोगों का भोजन बनाती है। और जबकि अगर आप गाय को काटते हैं, गाय को हत्या करते हैं, तो मात्र 40-45 लोगों का भोजन बनेगा। तो आप सोचिए कितना नुकसान कर रहे हैं। और इसके अगर आर्थिक वैल्यू देखा जाए तो साल में 150-2 लाख रुपए का ये प्रॉफिट देती है। अगर आप शुद्ध रूप से गोबर का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे व्यवसायिक दृष्टि से, तो आपको 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का इनकम एक देशी गाय दे सकती है जो कम दूध देती है, क्योंकि उसका गोबर गौमूत्र सबको लेकर है। अब हमारे बीच में सवाल ये उठता है कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 132 करोड़ गाय आसपास थी। आज दुर्भाग्य है 2022 चल रहा है, लोग दीपावली मना रहे हैं गाय, जबकि गाय के ऊपर बहुत सारे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम ने काम किया, लेकिन गाय के अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। और पड़ क्या रहा है कि इस समय 3 से 4 करोड़ गाय बची हुई है जो भारतीय नस्ल की है। और अगर आप विदेशी नस्ल को मिला लिया जाए तो 14 से 15 करोड़ गाय ही बची हैं। बाकी सारी गाय कहाँ गई, न सरकार के पास जवाब है, न ही समाज सेवियों के पास जवाब है, न जैसे जो संगठन जो काम करते हैं जो मनुष्य गाय के ऊपर, उनको भी नहीं है। यानी वो कट गई है गाय। अब धीरे धीरे अस्तित्व कम हो रहा है, उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ गया है। तो ऐसे में हम सब आपको आगे आना होगा। ये बातों सोशल मीडिया के जरिए से नहीं, आप खुद अपने जीवन में उसे उतारिए, लाइए, अनुसरण कीजिए, तब आप सोशल मीडिया पर दिखाइए कि हम एक सामाजिक काम कर रहे हैं। अन्यथा बकवास की काम करने से कोई मतलब तो है नहीं। हालांकि इस पर कहने का मेरा कोई अधिकार तो है नहीं, फिर भी एक सामाजिक दृष्टि से हो जाए इसके नाते मुझे चेताना भी जरूरी है कि अगर गाय नहीं बचेगी तो मनुष्य का जीवन भी नहीं बचेगा, मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ेगा और बाकायदे से बहुत भोगेगी। बीमारियां ही बीमारियां, हर तरह के आज देखा जाए हर घर में बीमारियां फैल चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे उससे मत कहिए, उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। अब हमें बात करना है गाय की होम्योपैथिक चिकित्सा पे। तो पहले समय देख लेते हैं, फिर उसके आना है।
क्योंकि सब लोग पर्व मना रहे हैं। और चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये बताएंगे भी, समय है। गाय की होम्योपैथिक चिकित्सा, कैसे हम होम्योपैथ से, अगर गाय हमारी बीमार हो जाती है, गैया हमारी बीमार हो जाती है, बछड़ा बीमार हो जाता है, तो हम अपने उस गैया को चिकित्सा कैसे करेंगे, इस पर लेकर हम बात करेंगे। और थोड़ा सा 1 मिनट, बैठते बैठते सब पूरा हो गए। तो काफी जो है आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप समय इतना कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे गाय के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर है कि अगर गाय बीमार पड़ जाती है, पहले तो काम ऐसा करना चाहिए कि गाय बीमार ही ना हो, लेकिन अगर गाय बीमार हो गई है तो हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अगर गाय बीमार हो गई है तो हम उसकी चिकित्सा कर सकते हैं, और बहुत आसान है। आप लोग अगर कापी कलम आपके पास है तो उसे नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कापी कलम है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में हम जब यूट्यूब पे अपने विश्व सेवा संघ यूट्यूब पे डालेंगे तो उस पर भी आप इसे लोड भी कर सकते हैं। चलिए, पहला जो होता है, पेट में अगर गाय के पेट में वायु यानी गैस भरा हुआ है, पूरा तन गया है, गैस बना लिया है, पूरा शरीर एकदम पूरा भर चुका है, यानी अगर वायु भर गया है, गैस बना लिया है, तो उस समय हमें कौन सी दवा देनी चाहिए। होम्योपैथ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ये वेटनरी दवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना ही एलोपैथी दवा की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, होम्योपैथ की है। तो होम्योपैथ में है, अगर गाय, खाली मैं देसी नस्ल की बात कर रहा हूँ, विदेशी गाय नस्ल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देसी गाय की मैं बात कर रहा हूँ, और देसी प्रजाति की जो भी होंगी उनके लिए इस पे काम भी करेगा है, बाकी मैं और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। पेट में वायु गैस अगर भर गया है, गैस बना लिया है, तो आप ये अगर वयस्क है गाय तो 7 बूंद देंगे, और अगर 2.5 साल की बछड़ी है या बछवा है तो 5 बूंद देंगे, और अगर 1 साल के है तो उसे आप 3 बूंद देंगे। दवा का नाम है कार्बोवेजिटेबल। कार्बोवेजिटेबल 1000 पोटेंसी का है, नोट कर लीजिए। 1000 पोटेंसी का कार्बोवेजिटेबल आप देंगे। वयस्क है तो 7 बूंद, और बच्चा 2.5 साल का है तो 5 बूंद, और 1 साल का है तो 3 बूंद। दूसरा जो है, यदि बच्चा बाहर न निकले, गाय गर्भवती है, बच्चे का जन्म होने वाला है, और जो बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, अब गैया जो है आगे पीछे अपना पाँव कर रही है, पाँव लटका रही है, आंसू बह रहे हैं, दर्द से चिल्ला रही है, तो उस समय आप क्या काम करेंगे है। अगर बछड़ा नहीं निकल रहा है, बच्चा नहीं निकल रहा है, पाँव आगे पीछे कर रहे हैं, परेशान हो रही है, दर्द से चीख रही है, तो आप क्या काम करेंगे। दवा नोट कर लीजिए, कैलकेरिया कार्बोनिका 1000 पोटेंसी, कैलकेरिया कार्बोनिका 1000 पोटेंसी, और मैग्नीशियम फास्फोरिका, मैग्नीशियम फास्फोरिका, ये दोनों दवा आप जो 7 बूंद दे दीजिए। फिर आधे घंटे के बाद, अगर नहीं हो रहा तो फिर आधे घंटे के बाद फिर ये 7 बूंद दे देंगे। दोनों दवा साथ में देना है, कैलकेरिया कार्बोनिका और मैग्नीशियम फास्फोरिका 1000 पोटेंसी दोनों का रहेगा है। और आप केले के माध्यम से दे सकते हैं, किसी के भी माध्यम से आप खिलाइए उसको है, दवा कोई भी आप खिला सकते हैं, केला हो या कुछ भी हो। तीसरा होता है परसों क्रिया के दौरान, जब गाय अगर बछड़े का जन्म दे रही है, उस समय अक्सर गाय मर जाती है। कहा जाता है जैसे बछड़े का जन्म दी गाय मर गई। अक्सर गौशाला में तो सबसे ज्यादा होता है, खतरनाक बीमारी कहा जाता है कि अगर गौशाला में बात किया जाए तो वहां पर गाय जो है मर जाती है। क्यों? क्योंकि उस समय होता क्या है कि गाय जो हमारी जो उसे ठीक जैसे जन्म होता है, जब गर्भ धारण करते तो उस समय गाय के देख रेख होना चाहिए, लेकिन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, और उसमें जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो जाती है। कैल्शियम तत्व की, मैग्नीशियम तत्व की, आयरन तत्व की, और जो है फास्फोरस तत्व की कमी हो जाती है, जिस वजह से वो गाय बछड़े का जन्म दी तुरंत वो मर जाती है, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी, फास्फोरस की कमी, आयरन की कमी हो जाती है। और अगर इन्हें नियमित रूप से बराबर अगर सप्ताह में दिया जाए तो वो बीमार नहीं होगी। तो इसके लिए सप्ताह में क्या देना है,
अगर आपके पास गैया गर्भधारण कर ली है और आप जो है उसे देख रेख कर रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपके पास गुड़, भेली जिसको बोलते हैं, काला गुड़ हो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो जो गुड़ है आपके पास वही भेली, और सेधा नमक और चूना, यानी चूना, सेधा नमक और गुड़, तीनों को आप जो है मिलाकर सप्ताह में, हर सप्ताह में आपको देना है, हर सप्ताह में देना है। कितना कितना देना है? अगर बड़ी गाय है जो गर्भधारण की है तो 100 ग्राम भेली ले लेंगे, गुड़ ले लेंगे और 50 ग्राम नमक और 1 ग्राम चूना। 100 ग्राम गुड़, 50 ग्राम नमक और 1 ग्राम चूना, तीनों को मिलाकर गैया को आप हर सप्ताह में भूसे के चारे में या किसी में मिलाकर दे दीजिए। कभी उसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी, कभी फास्फोरस की कमी नहीं होगी, कभी आयरन की कमी नहीं होगी, कभी मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। और अगर बछड़ा है, बच्चा जन्म है, तो उसके लिए आप इसका आधा कर दीजिए, 100 को 50 कर दीजिए और 50 को 25 कर दीजिए और 1 का आधा कर दीजिए, यही आप दे देंगे। तो उसे जो है नियमित रूप से अगर देते हैं तो 3 महीने के बाद 15 दिन को तो छोड़ देंगे, अंतराल कर देंगे। 3 महीने के बाद अगर नियमित दे रहे हैं तो 3 महीने के बाद अंतराल कर देंगे, 2 बार छोड़ देंगे, फिर आप देंगे। अब अगला जो है, परसों के बाद गर्भाशय का बचा हुआ हिस्सा, जैसे बछड़े का जब जन्म देती है गैया तो उसका बचा हुआ हिस्सा बाहर नहीं निकलता है किसी कारणवश, और अगर निकल गया तो बचा हुआ हिस्सा अगर खा लेती है तो बहुत खतरनाक होता है गैया। इसलिए अगर बछड़े का जन्म हुआ और उसके आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर वो चीज अगर बाहर नहीं निकल रहा है, बचा हुआ हिस्सा, तो समझ लीजिए कि गाय कुछ ही घंटे में बीमार होने वाली है। अगर जन्म हुआ बछड़े का, बचा हुआ हिस्सा नहीं निकला, तो समझ लीजिए कि 1 घंटे के अंदर नहीं निकला, तो समझ लीजिए कि अब आपकी गैया बीमार होने वाली है। और गैया बीमार अगर होने वाली है तो आपको काम क्या करना है, कैलकेरिया कार्बोनिका और मैग्नीशियम फास्फोरिका, कैलकेरिया कार्बोनिका और मैग्नीशियम फास्फोरिका 1000 पोटेंसी का रहेगा, दोनों आप 10-10 बूंद आधा घंटे के अंतराल पे दे दीजिए, आधा घंटे के अंतराल पे आप दे दीजिए, 10-10 बूंद देना है कैलकेरिया कार्बोनिका और मैग्नीशियम फास्फोरिका। अगला जो होता है, गैया को अगर बुखार हो जाए तो एक दवा है नक्स बोमिका, 1000 पोटेंसी का होता है, 10 बूंद आप दे दीजिए या 7 बूंद दे दीजिए, नक्स बोमिका, नोट कर लीजिए, नक्स बोमिका। अगला होता है, अगर गाय को रक्त बहता है, आंख से आंसू आता है और वेदना से दर्द, कभी गैया के आंखों से आंसू आते हैं, यहाँ गिरता है और दर्द होता है, रक्त बहने लगता है, तो वो तो किसी से कह नहीं सकती क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा है नहीं। अब यहाँ पर जो गौपालक है उससे ही समझना हो कि हमारी गैया बीमार है कि नहीं बीमार है। अगर बीमार है, दर्द से तड़प रही है, रक्त बह रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है, तो आप उसे क्या देना है, आर्निका मोन्टेना, ऑर्निका मोन्टेना 1000 पोटेंसी आप दे देंगे, ऑर्निका मोन्टेना 1000 पोटेंसी आप दे देंगे। इसके बाद में है, अगर महामारी का शिकार हो जाए, और ये अक्सर करके वर्षा ऋतु जब समाप्त होती है तो उस समय जो है गैया के अंदर जो पाव होते हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, दाना हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, पूरे शरीर में फुटकी लग जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, तो आप क्या काम करेंगे है, तो इसमें क्या करेंगे, बेलाडोना 1000 पोटेंसी, बेलाडोना 1000 पोटेंसी आप 10 बूंद देंगे है, नियमित रूप से देते रहेंगे हैं। ऐसे आप जब तक कि ठीक ना हो जाए तब तक आप उसे देते रहेंगे। अगला, शरीर के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, कुलनी जो है, किटकी बोलते हैं, कुटकी या रक्त चूसने वाले होते हैं, तो उसे क्या करना है, आप नीम का तेल और कपूर को मिलाकर मालिश करें, नीम का तेल और कपूर को मिला के मालिश करें, गर्म पानी से स्नान करा दें। गौमूत्र में जब अर्क तैयार करते हैं, गौमूत्र का जब अर्क तैयार करते हैं उसमें झाग निकलता है, जो अमोनिया होता है, उससे आप लगाएं, उस पर जो है शरीर पर लगाएं, तो ये चीज है उसका कुलनी कुटकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा है। हर साल ये अगर गैया लाल पेशाब करती है, पेशाब जो है उसका लाल आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, कैलकेरिया कार्बोनिका 1000 पोटेंसी दे देंगे, कैलकेरिया कार्बोनिका 1000 पोटेंसी दे देंगे, और आपातकालीन के लिए अपने नजदीकी अस्पताल में आप संपर्क कर सकते हैं। अभी आगे चल के मैं और बताऊंगा। अब ध्यान देना है कि हमारी गैया को क्या क्या रोजाना ध्यान देना है, क्या देना है, बासी भोजन तो ना दें, अन्यथा गाय बीमार हो सकती है।
बासी भोजन कतई नहीं देना चाहिए। ताजा भोजन, आप ताजा भोजन करते हो तो गाय को ताजा भोजन कराओ, और अगर ताजा भोजन आप कर रहे हो तो गाय को ताजा भोजन कराने में क्या दिक्कत है भाई। ऐसे ही गौशाला का नित्य आप साफ सफाई करें। गौशाला जो जहाँ बनाए है गाय को रखें तो उसका सुबह शाम या नित्य आप उसको साफ सफाई कीजिए, और भोजन ताजा दें। सूखा एवं हरा चारा दोनों दीजिए, सूखा भी चारा दीजिए और हरा चारा भी दीजिए। पानी साफ हो, स्वच्छ हो, ठीक हो, गंदा पानी मत दीजिए। नाद जो होता है उसे आप रोज साफ करें, साफ सफाई करें, और कृत्रिम गर्भाधान न कराएं। ये जो वैक्सीन वाला है, लोग जो है डॉक्टर को बुला के वैक्सीन लगवाते हैं, गर्भधारण करवाते हैं, वो ना हो। अगर आप शुद्ध नंदी अगर मिल रहा है देसी गाय का, तो उसे आप प्राकृतिक नेचुरल तरीके से गर्भधारण करवाइए। तो ये सबसे, क्योंकि उस समय का बच्चा बहुत स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, सब कुछ होगा। और हिंसक जानवरों से बचाने के अलग रखें। हिंसक जानवर का काम क्या है कि जो मारने वाले जानवर होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई लगा करते हैं, इनसे सबसे दूर रखिए और उन्हें प्रेम से शांत रखिए। अगर आपकी गौशाला है और हिंसक जानवर है तो उसे आप प्रेम से शांति रखें। तो एक गाय के दिनचर्या बनाएं और दिनचर्या के अनुसार साफ सफाई, भोजन, ये सब पूरा आप दें। गोबर और गौमूत्र को अलग बर्तन में रख लें ताकि उसे आप दवाई बनाने में काम कर सकते हैं। और अगर दवाई बनाने अगर आपके पास व्यवस्था नहीं तो आप इकट्ठा रखते हैं, उसे गोबर आप खाद बना सकते हैं। और नियमित गाय की परीक्षण भी करें। तो बस आज के लिए ही इतना ही रहेगा। देश के गाय के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर मैं अब बात करूंगा है। फिर ऐसे बहुत सारी दवाएं हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब आप लोग दीपावली पर मना रहे हैं। तो बस आज के लिए ही इतना ही रहेगा। बाकी कल जो है मैं बात करूंगा इसके आगे की कड़ी पे बात करूंगा, क्योंकि समय तो बहुत काफी हो गया, 36 मिनट हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र चौधरी जी, रंगीलाल चौहान भैया, मनोज पटेल जी, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारे मित्रों, मेरा एक चैनल है विश्व सेवा संघ करके, जिसमें हम अपनी वीडियो और अपने विचार और सारे चीज जो है उसी में अपलोड करते हैं। तो आप उस चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब भी करिए, लोगों को सब्सक्राइब भी कराइए, और उसमें जो भी अपलोड वीडियो उसे देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बस शुभ रात्रि, शुभ दीपावली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौ माता। एक बार शांति पाठ, इसके बाद में फिर हम लोग समाप्त करेंगे। ओम।